जी, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे थे क्रिमियन एनेक्सेशन से ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं। सो क्रीमिया का केस, क्रीमिया एक पेनिनसुला है जो कि यूक्रेन का पार्ट है लीगली अभी भी, और आदमी बिरादरी उसको यूक्रेन का ही पार्ट गर्दानती है। ये देखिए, ये जो मैंने इंसर्कल किया, दिस इज़ क्रीमिया एंड दिस इज़ क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि सी ऑफ एजोफ जो है इसको लगता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एथनिक रशियन ज़्यादा है, और रशिया के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटिजिक नेचर। बिकॉज अगर क्रीमिया का इलाका रशिया काबू कर ले तो एक तरह से यूक्रेन का कंट्रोल सी ऑफ एजॉफ से तकरीबन ख़त्म हो जाता है। एंड देन रशिया कैन वेरी कन्वीनियंटली नेविगेट थ्रू दिस सी इनटू द ब्लैक सी। अच्छा जी, जो फिर हम वो टर्की का जो पूरा एरिया है वो आ जाता है। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी ऑल्सो वेरीफाई वन थिंग। कि सी बिटवीन, मुझे रेड सी और ब्लैक सी में कंफ्यूजन है। आई थिंक इट इज़ ब्लैक सी और रेड। सो लेट्स हैव अ लुक। जी, बॉस्फोरस ब्लैक सी ही है। ओके, सो वो जो ब्लैक सी है फिर उधर तक ईजिली नेविगेट कर सकता है रशिया। तो रशिया ने 2014 में इस पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से हम शुरू करते। होता यह है कि रशिया में इस टाइम पे यूक्रेन में प्रो रशिया प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं, विक्टर यानुकोविच। और यूक्रेन का एक इंक्लिनेशन है टवर्ड्स नाटो और यूरोप, लेकिन विक्टर यानुकोविच जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना हो। फिर उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर प्रोटेस्ट होते हैं, यूरोमैदान जिसको कहते हैं। और फिर जो है वो रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आता है। तो वो सारा चीज़ें, जिसके बाद उनको भाग जाना पड़ता है रशिया की तरफ, और फिर पोरोशेंको आ जाते हैं जो कि बकौल उनके आज़ाद पॉलिसी रखते हैं, लेकिन उनका बेंड थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो लेट्स गो थ्रू द टाइम लाइन। अच्छा जी, 2014 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते हैं यूक्रेन के अंदर, और वो उसका रीज़न यही होता है कि डिस्पाइट पॉपुलर सपोर्ट जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो इस डिमांड को कि यूरोपियन यूनियन से के साथ मिला जाए, यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ जाए, नाटो को ज्वाइन किया जाए, उसको नहीं मानते हैं। बिकॉज ऑफ दैट फिर काउंटर रेवोल्यूशन हो जाता है डॉनबास रीजन में। यानी यानुकोविच जो हैं उनको एक तरह से हटा दिया जाता है, वो रशिया चले जाते हैं। लेकिन रशिया इसका बदला क्या लेता है कि जो क्रीमिया का रीजन है और डॉनबास का रीजन, वहाँ पर अपने फाइटर्स भी भेज देता है और क्रीमिया को एनेक्स कर देता है। क्रीमिया की एनेक्सेशन हो जाती है और डॉनबास रीजन में जो रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट किया जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, रशिया इन्वेड्स एंड एनेक्सेस क्रीमिया, और रशिया जो डॉनबास में टेंशन है उससे फ़ायदा उठाता है और सीधा पहुंच जाता है क्रीमिया, बिकॉज रशियन नेवी इज़ फार मोर स्ट्रॉन्ग देन यूक्रेनियन नेवी। और फिर मार्च के अंदर क्रीमिया एनेक्स हो जाता है और उसको भी रशिया कह देता है कि ऑटोनोमस स्टेट है, हालांकि इफेक्टिवली वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। सितंबर में मिन्स्क एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि बेलारूस में हुए हैं, और कॉलिंग फॉर अ सीज फायर, द डील कोलैप्सेस विद इन डेज ऑफ साइनिंग। इतनी जल्दी तबाही मच जाती। 15 में दोबारा मिन्स्क एग्रीमेंट नेगोशिएट होते हैं, और इसमें अब OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जो कि आप समझ लें कि यूरोप की एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ यूरो सेंट्रिक है, नाटो से डिफरेंट है, क्योंकि नाटो इज़ अमेरिकन डोमिनेटेड। तो वो सीज फायर को मॉनिटर करती है, ब्रोकर करती है, और विड्रॉल ऑफ हैवी वेपन्स फ्रॉम बोथ साइड्स हो जाते हैं। ये रिमेंबर मिन्स्क एग्रीमेंट, ये हमने पढ़े थे लास्ट सेशन में। उसके बाद
फरवरी में जब मिन्स्क एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, फिर 2015 से 17 तकरीबन 3 साल तक एक स्टेटस को मेंटेन रहता है और फिर जून 2017 में यूक्रेनियन पार्लियामेंट adopts legislation to restate its intention to join NATO। तो पोरोशेंको हैं इस टाइम पे, पोरोशेंको भी एंटी रशिया स्टांस लेते हैं बहुत स्ट्रांगली, जो स्टालिन के दौर का कि जो आप को हमने रेफ़र किया था कि जो कहत है, जो जिसको कहा जाता है कि ऑन पर्पस उस पनिश करने के लिए पॉपुलेशन को स्टालिन ने उनको स्टार्व किया, तो उस यादगार पे जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस भी लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद पोरोशेंको की गवर्नमेंट को अग्रेसिव इनफ नहीं समझती है पॉपुलेशन, और करप्शन के चार्जेस आते हैं। 2020 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि एक टीवी एक्टर हैं, कमेडियन हैं, वो इलेक्शंस जीत के आ जाते हैं यूक्रेन के सदर के ओहदे पर। एक इन्फॉर्मेशन के लिए, फैक्ट के लिए एक बात कि ज़ेलेंस्की बाय फेथ इज़ अ जू, जो कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं है यूरोप में और इवन यूक्रेन में। ज़ेलेंस्की पॉपुलर वोट से आते हैं और हेवी मेजॉरिटी से जीत जाते हैं। यूक्रेन्स प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अप्रूव्स द सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लिंक फाउंडेशन फॉर अ पार्टनरशिप विद नेटो। और वो फिर वही सिक्योरिटी एजेंसी है, हमने जैसे बताया कि प्लान ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। 2021 रशियन ट्रूप्स मार्च में यूक्रेन के बॉर्डर पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। मार्च यानी तकरीबन 1 साल पहले से ये गेम चल रही है। और जुलाई में पुतिन के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश होता है ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी बिटवीन रशियंस एंड यूक्रेनियंस। वो एक इरिडेंटिज्म और कल्चरल यूनिटी एंड वी आर वन, और वो एक ही दरिया बहता है तीनों जगह पे, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन में, और इस तरह की वेयर ही डिलिनिएट्स हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। रिमेंबर द कीवियन रस्क। और ये जो डिनिएपर रिवर है, डिनिएपर रिवर को डिनियाप्रो रिवर भी बोलते हैं, दैट्स हाउ एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। और जी अब शुरू हो गया कि हम तो एक हैं, हमने तो इस, और ये एक बिल्डअप किया जा रहा है। 2021 के आखिर में 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स जमा कर दीजिए। 1 लाख ट्रूप्स बहुत ज़्यादा ट्रूप्स हैं। अगर आप इमेजिन करें तो 1/10 से भी ज़्यादा, 1/9 यानी ऑलमोस्ट 12% ऑफ इंटायर रशियन आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती है यूक्रेन के बॉर्डर्स पे, विच इज़ अ बिग थिंग एंड इट makes the entire world nervous, especially Ukraine। 2022 में जनवरी में रशिया, नेटो और OSCE ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप डिप्लोमेटिक टॉक्स करते हैं आपस में कि भाई इसको डीएस्केलेट करें, ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। यूएस एंड रशिया मीट इन जिनेवा टू डीएस्केलेट टेंशंस। नेटो पुट्स ट्रूप्स ऑन स्टैंड बाय। वो स्टैंड बाय पे आज भी हैं, क्या फ़ायदा है। बहरहाल तो डीएस्केलेशन की कोशिश की जाती है। लग रहा है कि शायद रशिया नहीं करेगा अटैक, लेकिन फिर फरवरी में हालात बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं या कर दिए जाते हैं, और फरवरी 24 को इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़, हमने बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए, तो हमें यूक्रेन की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। इससे पहले रशिया की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कुछ लिहाज से बिल्कुल सिंपलिस्टिक है। अगर हम अफेक्टिव टर्म्स में डी फैक्टो देखें तो सोवियत यूनियन टूटता है, बोरिस येल्त्सिन सदर हैं, और बोरिस येल्त्सिन के बाद पुतिन ले लेते हैं। तकरीबन 2000 से लेकर अभी तक 22 साल से बैठे हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दिमित्री मेदवेदेव को कभी प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन इफेक्टिवली पावर जो है वो व्लादिमीर पुतिन के हाथ में ही रहती हैं। ही ट्राइज टू स्टोक द ओल्ड रशियन ग्लोरी रिस्टोरेशन सेंटिमेंट्स इन पीपल के जी हमने ग्लोरी को रिस्टोर करना है, हमें ये काम करना है। सो दैट्स व्हाट रशियन पॉलिटिक्स। यूक्रेन इज़ अ डेमोक्रेसी इन अ मोर इम्प्रूव्ड सेंस। तो यूक्रेन में रिजीम बदलती भी रहती है। रिजीम कहना चाहिए, ये रूल कहना चाहिए, ये रूलर्स। सो जब
यूक्रेन सेपरेट होता है यूएसएसआर से, तो लियोनिड क्रावचुक जो हैं वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहते हैं और वो 94 तक रहते हैं। उसके बाद लियोनिड कुचमा बन जाते हैं फ्रॉम 94 टू 2005, ऑलमोस्ट 9 to 10 years. कुचमा इज सेट टू बी वेरी क्लोज टू रशिया। रशिया अपना इन्फ्लुएंस यूक्रेन पे बढ़ाता जाता है। इसके साथ साथ आप देखें पुतिन इस दौर में आ चुके हैं रशिया में, और पुतिन दोबारा से स्ट्रॉन्ग आर्म करना स्टार्ट करते हैं उन रियासतों को जो कि रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं या उनको लाना चाहते हैं। कुचमा इज क्लोज टू रशिया बट एट द सेम टाइम वेरी करप्ट एंड गेट्स अनपॉपुलर, और ही इज़ फाइनली लीविंग। ऑरेंज रेवोल्यूशन होता है, जैसे हमने आपसे बात की थी। कुचमा को प्रो रशियन गवर्नमेंट जो वो चला रहे हैं उससे हट जाते हैं। ऑरेंज रेवोल्यूशन 2005 में आया। उसका भी मकसद यही था कि जो उनके कंपेटिटर थे विक्टर यूचेनको, उनको इवन पॉइजन करने की साजिश का पता लगता है और वो इल्ज़ाम लगाते हैं और एक रेवोल्यूशन होता है एंड ही इज ऊस्टेड फ्रॉम पावर। ये एपिसोड अभी रिपीट भी हो, तो वो आते हैं 2005 से 2010 तक, ठीक है, वो पूरी एक टर्म करते हैं। उसके बाद विक्टर यानुकोविच आते हैं, ही बिकम्स प्रेसिडेंट फ्रॉम 2010, और विक्टर यानुकोविच प्रो रशिया हैं और काफ़ी स्ट्रांगली रशिया से अलाइंड रहते हैं, लेकिन अनपॉपुलर हो जाते हैं बिकॉज ही अगेन लाइक कुचमा ट्राइज टू ऑर्बिट अराउंड Russia, but economic needs and liberal values of Europe attract the population, and Russians are not liked by Ukrainians for their history, what has happened in past, and also Russia की अपनी इकोनॉमी नहीं ग्रो करती, so यूरोप की तरफ कंपस ओरिएंटेड रहता है। एंड सिंस यानुकोविच seems to be aligned with Russians, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं बिकॉज वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के अंदर शमूलियत के बारे में एक बड़ा कोल्ड सा रिस्पॉन्स रखते हैं। सो रेवोल्यूशन होता है यूरोमैदान और उसके में, और ही इज थ्रोन आउट ऑफ पावर, ही सीक्स रिफ्यूज इन रशिया। और फिर पेट्रो पोरोशेंको आ जाते हैं। पेट्रो पोरोशेंको का हमने आपको बताया, एंटी रशिया स्टांस लेते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग। फिर क्रीमिया इनके दौर में होता है एंड ही गेट्स स्लाइटली अनपॉपुलर, क्वाइट अनपॉपुलर। इस दौरान जो हैं फिर ज़ेलेंस्की जो हैं वो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। वो मई 2019 से सॉरी मैंने आगे 2020 बोल दिया, मई 2019 ऑनवर्ड्स जो हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉपुलिस्ट स्टांस, एंटी रशिया स्टांस, प्रो लिबरल वैल्यूज़, प्रो वेस्ट, प्रो नाटो और ओपन डेमोक्रेसी, बट नो एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा कहते हैं कि ओवरबोर्ड जाके रशिया को थ्रेटन भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम शायद कहते हैं कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि रशिया के थ्रेट को समझा जाए। सो दैट्स हाउ ही डज इट। इस दौरान यानुकोविच और पोरोशेंको के दरमियान एक आप कह लें केयर टेकर इंटरिम पीरियड जो है वो अलेक्जेंडर टोर्शिनोव का भी रहता है, बट ही इज़ जस्ट एन इंटरिम प्रेसिडेंट। सो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड बिकॉज हम विल कीप ऑन रेफरिंग टू दैट। ओके, प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यूरोप की हॉटेस्ट वॉर है एक लिहाज से आफ्टर 1945, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉटेस्ट वॉर है। सर्बिया बॉस्निया वाली वॉर नहीं थी जिसमें इतनी वेपनरी इस्तेमाल हुई, उधर किलिंग्स हुई, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी। दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड वॉर। सही है, यूरोप्स हॉटेस्ट वॉर कहा जाता है इसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। यूक्रेन हैज़ एक्वायर्ड मॉडर्न वेपन्स फ्रॉम टर्की। टर्की से इन्होंने बायरक्तार ड्रोन्स लिए हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी जगह इस्तेमाल भी हुए हैं, कुछ हम लोगों के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने भी ख़रीदे। वेस्ट से जेवलिन मिसाइल्स और बहुत सारी वेपनरी यूक्रेन ने एक्वायर की और बहुत हैवी स्पेंडिंग की। बट आई थिंक इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो मिल्क हैज़ ऑलरेडी बीन स्पिल्ड, सो आई थिंक यूक्रेन इज़ लेट। एंड अगैन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर से मुकाबला करने के लिए बहुत
ज़्यादा प्रेपरेशन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. आई थिंक नो मैटर हाउ मच यूक्रेन इन्वेस्ट, it will be insufficient. Russia wanted Ukraine to join Eurasian Economic Community EAEC, Eurasian Economic Community, यानी जो रशिया लेड एक इकोनॉमिक ब्लॉक है. यूक्रेन रिफ्यूज्ड. यूक्रेन पब्लिक सेंटिमेंट इज स्ट्रांगली अगेंस्ट Russia. Several former USSR states had joined, but Ukraine did not, and Russia was angry. They thought it's rude. They made Ukraine pay for it, or have they? We are yet to find out. Ukraine's economy badly hurt after it discontinued engagement with Russia, its largest economic part. क्रीमिया का वाक़या होता है, फिर ये लुहांस्क और डोनेट्स्क का वाक़या होता है, तो इसके बाद रशिया से सेवर करनी पड़ती हैं टाइज. भाई वो आए आपके पूरे एक सूबे पे, उन्होंने कब्जा कर लिया. आप सोचें, खुदा ना करे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, पर इंडिया पाकिस्तान के सूबा सिंध को इनेक्स कर ले तो क्या ताल्लुकात की ना. ये तो कि ये इतना मोमेंटस स्टेप. इरिटेंटिज्म एंड डाइवर्जनरी टेक्टिक्स हैं एक्चुअली. बहुत से लोग कहते हैं पुतिन के रशियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से गिरावट का शिकार है. कोविड ने ख़राब किया, फिर कोविड के दौरान जो ऑयल प्राइसेस का फॉल है उसने रशिया की इकोनॉमी को हर्ट किया. फिर इंक्रीजिंगली यूरोप सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहा है. ऑल्दो उनकी डिपेंडेंस अभी भी बे इंतहा ज़्यादा है रशियन ऑयल पे, बट स्टिल रशिया लॉन्ग टर्म में इसको अपने लिए एक डेंजर देख रहा है. अनपॉपुलैरिटी डोमेस्टिकली वैसे हो रही है बिकॉज पीपल आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ सीइंग पुतिन फॉर पास्ट 22 years एंड ही इज स्टिल गोइंग टू स्टे फॉर अनदर 12-14 years एज इट इज़ एक्सपेक्टेड विद सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कोविड की हैंडलिंग में भी मसला हुआ. रशिया में कोविड डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रही. वैक्सीन के कुछ प्रॉब्लम्स रहे, तो इसकी वजह से कहते हैं कुछ लोग कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हैं. इसके साथ साथ पुतिन अपनी जो ऑयल के ऊपर रिलायंस है उसको भी एक तरह से उसके ऊपर रिलायंस की वजह से ऑयल प्राइसेस को भी अभी देखें काफ़ी धक्का लग गया है. तो पुतिन शायद लॉन्ग टर्म में उन राइज ऑफ ऑयल प्राइसेस से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है जी. सो ये कुछ और रीजंस थे एक मेन स्ट्रीम रीजंस के अलावा. इरिटेंटिज्म आगे भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये जी कि हम बेलारूस यूक्रेन तो एक रशिया का पार्ट थे, एक ही रिवर बहता है, हम तो एक हैं, एक ही घाट का पानी पिया है, ऑल दिस एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो ये मैकेनिज्म जी चलता रहा. प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या चल रहा है. रशिया वांट्स अनदर येल्टा कॉन्फ्रेंस. एक यूक्रेनियन एक्सपर्ट ने ये बोला, रशिया एक और येल्टा कॉन्फ्रेंस चाहता है. क्या है जी येल्टा कॉन्फ्रेंस? जर्मनी के जब टुकड़े हुए और जर्मनी में एक कम्युनिस्ट जर्मनी रहा, ईस्ट जर्मनी, और बाकी दूसरा वेस्ट जर्मनी जहाँ पे लिबरल वैल्यूज़ रही, तो कहा जाता है कि रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दोबारा से एक्सटेंड करना चाहता है. और जो ये इधर उधर निकल गए हैं बहुत सारे मुल्क, रशिया अब रीअलाइन करना चाहता है. सिक्योरिटी गारंटीज दोबारा चाहता है कि भाई आप हमें आके छेड़ेंगे नहीं. जैसे सोवियत यूनियन ने कहा था ना कि आप काउंटर रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे इस रीजन के अंदर. अगर आपने एक नेटो ब्लॉक बनाया तो हमने एक वॉर्सा पैक्ट और दरमियान का जो आयरन कर्टन है उसको मत छेड़. रशिया रीनिगोशिएट करना चाहता है सिक्योरिटी इक्वेशन को. एनर्जी पॉलिटिक्स, नॉर्थ स्ट्रीम 2 यूक्रेन से नहीं गुजर के जा रही है, जर्मनी जाना है इसने, और रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि रशिया की रिलायंस सिर्फ अब एनर्जी पर है, मिनरल्स पर है, बाकी इकोनॉमी में कुछ है नहीं. तो जो कास्टा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज विद सैंक्शंस, जो एक्ट है, थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा, उसको अब अमेरिका ज़रा ज़्यादा जल्दी ट्रिगर करता है. टर्की को थ्रेटन करता है अगर आप S-400 लेंगे. इंडिया को भी करता है. इंडिया उनके लाडले हैं, इतना ज़्यादा नहीं, फिर उसको करता. तो यूरोप तो जो रिलायंस है जो रशिया की उसकी आर्म सेल्स पे, वो बड़ी उसको हर्ट किया है इन चीज़ों ने. और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी 2014 के बाद उसने मज़ीद रशिया को हर्ट किया. तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 चलती रही है, लेकिन उसको भी थ्रेटन करते हैं अमेरिका बहुत स्ट्रांगली, जर्मनी को वॉर्न करता है. तो
तो रशिया रीनिगोशिएट करना चाहता है इकोनॉमिक टर्म से, और रशिया डॉलर से रूबल्स में भी आना चाहता है, और उसके लिए वो पहले पोजीशन ऑफ एडवांटेज लेना चाहता है। ये एक और बात है। डिफेंस डील्स, टर्की और वेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आर्म्स को, यूक्रेन को सेल कर रहे हैं TB2 ड्रोन्स जो यूक्रेन ने ख़रीदे हैं टर्की से, और अगेन बायरक्टार। और मैंने आपको रेफ़र किया तो अज़रबैजान आर्मीनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था नगोर्नो कराबाख का, उसके अंदर इन ड्रोन्स ने बड़ा फ़ायदा दिया है, और आज़री फोर्स को एक क्या कह सकते हैं हम कि कंक्लूसिव एडवांटेज दिया। तो रशिया कह रहा है कि भाई वेपनाइजेशन ऑफ यूक्रेन मत करें, डोंट वेपनाइज countries in our backyard, we are going to strongly retaliate. So that's that. NATO Bucharest Summit 2008, यूक्रेन ने और जॉर्जिया ने अपनी विलिंगनेस शो की थी कि हमने नेटो में आना। तो जो जॉर्जिया है वो तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है रशिया से। जॉर्जिया ने साउथ ओसेटिया पर तो 2008 में ही हमला करके उसकी तबीयत साफ़ कर दी थी, और यूक्रेन को डराना शुरू किया, और 2014 में यूक्रेन को भी डरा दिया। सो रशिया इज़ नॉट going to allow any country being added to NATO. That is their clear stance. Baltic states के बाद रशिया कहता है that is our extreme. Guarantees over Ukraine not joining NATO, ये रशिया को चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Instigating Slavic nationalism and using it for national interest, तो अपने मुल्क के अंदर भी उस Slavic nationalism को उन्होंने प्रोपगेट किया है। एक चीज़ बड़ी फेमस हो रही है जो स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में, वो है ये Z अल्फ़ाबेट, विच इज़ टू शो रशियन नेशनलिज्म एंड सपोर्ट फॉर वॉर इन यूक्रेन फॉर आवर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रो वॉर प्रोटेस्ट भी बड़े निकल रहे हैं रशिया में, ऑल्सो एंटी वॉर प्रोटेस्ट भी सरप्राइजिंगली बहुत निकले, बट दैट इज़ एंड द अल्टीमेट पर्पज इज़ नो नेशनलिज्म और एनीथिंग, इट इज़ टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। तो जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ें, अल्टीमेट गोल है कि कुछ ना कुछ नेशनल इंटरेस्ट में आपने अचीव करना है। अवॉइड इंसर्कलमेंट ऑफ रशिया थ्रू ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। ये हम बहुत डिटेल में आपको बता भी चुके हैं। वो कहते हैं कि एक ये बेलारूस, यूक्रेन और ये जॉर्जिया, वो कहते हैं भाई हमारे पास कुछ छोड़ दें, आप हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये फिनलैंड की तो फिनलैंडाइजेशन हो गई, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो लैटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया हैं, इनको आपने कर लिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, कहते हैं अब हम आपको अपने से मज़ीद करीब नहीं आने देंगे, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। इधर ही रशिया कहता है फासला रखें वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिनलैंडाइजेशन, अच्छा जी, क्रिएटिंग अ बफर बिटवीन यूरोप एंड रशिया। तो आप देखें वो बफर क्या है, वो बफर यूक्रेन है, वो बफर जॉर्जिया है। तो रशिया वांट्स टू क्रिएट अ बफर के आके डायरेक्टली साथ ना बैठ जाएं। नेटो आएगा तो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स भी आ सकते हैं, दैट रशिया इज नॉट रेडी टू अलाउ। ओके जी, फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन। ये रशिया चाहता है कि यूक्रेन की भी फिनलैंडाइजेशन हो जाए। ये आपने एक मुल्क को इग्नोर कर दिया, एंड दैट इज़ दिस कंट्री। फिनलैंड इज़ ऑल्सो adjacent to Russia and has a huge border, मगर फिनलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी एंटी Russian alliance or even pro-Russian. Finland is not a member of NATO, not a member of European Union. And why is it so? कि एक पूरी पॉलिसी, एक ट्रीटी बाउंड है फिनलैंड के, ऐसी कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगा जिससे रशिया थ्रेटन फील करे। फिनलैंड में आपको पता है मिलिट्री कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका फोकस भी ज़्यादा मिलिट्री की तरफ नहीं रहा है। तो फिनलैंड ने इसी में पनाह चाहिए कि जैसे आप देख लें, एक कुछ आजकल बांग्लादेश का भी एक टैसिट एग्रीमेंट है ना कि हम फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से अलाइन चलेंगे, और तो इंडिया उनको पंगे करता है। तो आजकल बांग्लादेश ने रोहिंग्या क्राइसिस पे और CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इन चीज़ों पे इंडिया को थोड़ा सा आंखें दिखाई हैं, बट अगेन मोर और लेस देयर पॉलिसी इज़ वेरी मच अलाइंड। द प्रोसेस बाय विच वन पावरफुल कंट्री, फिनलैंडाइजेशन है क्या? प्रोसेस बाय विच वन पावरफुल कंट्री मेक्स अ स्मॉलर नेबरिंग कंट्री रिफ्रेन फ्रॉम अपोजिंग देयर फॉरेन पॉलिसी। ऐसी कोई पॉलिसी मत बनाना फिनलैंड के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को थ्रेटन करें, विच while allowing it to keep its nominal independence and its own political system.
मुल्क में जो मर्जी करते रहो, जो निज़ाम चलाओ, जमहूरियत चलाओ, जो मर्जी इलेक्शन है, हमें कोई मसला नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में ऐसी कोई पॉलिसी जो हमें थ्रेटन करेगी हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, ये रशिया ने कहा। और ये अब ट्रीटी बाउंड है दोनों कंट्रीज। फिनलैंड बहुत क्लियरली इसको फॉलो करता है। कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, और एज फार एज आई रिमेंबर तो आई थिंक एक और मुल्क भी है, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, एंड द थर्ड कंट्री इज I have forgotten, maybe I think it must be जो पोलैंड, आई एम नॉट श्योर, मगर ऑस्ट्रिया और फिनलैंड इज द एपिटमी, ठीक है जी, while allowing it to keep nominal independence, ठीक है। तो वो टर्म मीन्स टू बिकम लाइक फिनलैंड। जैसे फिनलैंड है जी, अपना पूरा निज़ाम चला रहा है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बाकी ट्रेड हर मुल्क से कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी कि जो रशिया को एंटेगनाइज करे। दैट इज़ फिनलैंडाइजेशन। ऐसी ही गारंटीज अब रशिया यूक्रेन से मांगता है, ठीक है जी। रेफरिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन ऑन फिनलैंड्स पॉलिसीज, ये हमने बता दिया। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इट रेफर्स टू द डिसीजन ऑफ कंट्री नॉट टू चैलेंज अ मोर पावरफुल नेबर इन फॉरेन पॉलिटिक्स व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल सोवरेनिटी। आप पूरे सॉवरन है, बस भाई मेरे से पंगा नहीं लेना, ठीक है। दैट्स इट। अभी वर्ल्ड रिस्पॉन्स किया। यूएस हैज पुट हार्शेस्ट सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन। इस टाइम ओलिगार्क्स परेशान है। इसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, सैंक्शंस बढ़ गई हैं, ट्रेड इंडिया रच के फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उनको बड़े शार्प डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ क्या हो रही है कि आगे चल के बताते हैं। प्रोवाइडिंग आर्म्स टू यूक्रेन इंक्लूडिंग ड्रोन्स, वो यूक्रेन को आर्म्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यस, इस टाइम ईरान से ज़्यादा सैंक्शंस अब रशिया पे इम्पोज हो चुकी हैं। दिस इज़ अ बिग रिकॉर्ड बिकॉज इरानियंस ऑलवेज हैड दिस डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट सैंक्शन कंट्री बाय यूएस, क्योंकि एक लिहाज से वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया की तो रिजीम से बिल्कुल उन्होंने उनको तो एक तरह से कोई रिकग्निशन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ईरान वाज थॉट टू बी अ मेन स्ट्रीम कंट्री दैट वाज मोस्ट सैंक्शन, लेकिन अब ये डूबियस डिस्टिंक्शन रशिया के पास आ गई। ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्ट हुए, माइग्रेशंस के ऊपर बात हुई, रेफ्यूजीज और एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुए। सस्पेंशन कर दी गई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया की, एंड में रशिया ने खुद ही छोड़ दिया, भाई आप हमें सस्पेंड करेंगे, मैं आपको मानता ही। रशिया और बेलारूसियन टेनिस प्लेयर्स को अभी विंबलडन 2022 में, ये बड़ी रिसेंट न्यूज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। नाटो का क्या रिस्पॉन्स है? नाटो कहता है हम स्टैंड बाय पे, स्टैंड बाय पे। नाटो वांट्स टू अवॉइड any direct confrontation with Russia because Russia is a nuclear power, huge military power after US. It's the largest military power in the world. Still, China has yet to catch up to Russia's power. Imposition of no fly zone नहीं किया अभी तक। क्यों? फ्लाई जोन इम्पोज करना है, उसके लिए एयरफोर्स आएगी नाटो की या अमेरिका की, कि कोई जो जहाज़ है वो यूक्रेन के ऊपर से ना गुजरे, और यूक्रेन के ऊपर से नहीं गुजरेगा तो यूक्रेन के ऊपर पेलोड नहीं गिराएगा, मिसाइल्स और बॉम्ब्स नहीं गिराएगा। लेकिन अगर कोई जहाज़ इम्पोज करने के बाद गुजरेगा तो अमेरिका या जो यूक्रेन के एलाइज हैं वो उसको कन्फ्रंट करेंगे, और कन्फ्रंटेशन से एक वॉर पैदा हो सकती है जिसमें डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन आ जाएंगे रशिया और वेस्ट, एंड नाटो वांट्स टू अवॉइड दैट। Individual countries are providing weapons, ammunition, medical supply, other vital military equipment. रशिया वॉर्न कर रहा है लेकिन इंडिविजुअली सप्लाई कर रहे हैं, नाटो के प्लेटफॉर्म से नहीं कर। नाटो वांट्स टू अवॉइड दिस ऑप्टिक के हम डायरेक्टली इन कॉन्फ्रंटेशन आ गए हैं। यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि रशिया इज़ इनफेमस फॉर अटैकिंग साइबर सिस्टम्स, इंटरनेट सर्विसेज एंड हैकिंग सिस्टम्स। तो ये चीज़ ना हो कि यूक्रेन में इस के सिस्टम्स को वो हैक करके बिल्कुल इनकैपेसिटेट कर दें। असिस्टिंग इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट थ्रेट्स ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये सारे प्लेटिट्यूड्स हैं। जब होगा तब देखेंगे, अभी तो ऐसी कोई वॉर तीनों में से नहीं हो रही है। ये तीनों वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो वो कह रहे हैं हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
सो देखिए, जो रियलिस्ट्स कहते हैं कि पावर इज़ एवरीथिंग, तो रशिया उसको प्रूव कर रहा है कि ये ठीक। सो दैट्स इट। अभी हम कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ हेड कर रहा है देखें। कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसको बहुत सक्सेसफुली यूक्रेन ने अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है, डिफेंड किया हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट भी अभी तक कायम है, पॉपुलर सपोर्ट है अभी तक गवर्नमेंट की। ज़ेलेंस्की अभी तक आवाम से अपना नाता जोड़े हुए हैं, ज़ेलेंस्की लीडर से मिल रहे हैं, लीडर्स यूक्रेन आ रहे हैं जैसे बोरिस जॉनसन, और आई थिंक अब एंटनी ब्लिंकन भी आ रहे हैं। सो ये चीज़ है, यूक्रेन की पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मीडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है। दुनिया जहान में, फ़लस्तीन में और कश्मीर में और यमन में जितना मजालिम हुए हैं, सीरिया में, वो तमाम मजालिम एक तरफ हैं और दुनिया ने आंखें बंद की हुई थी। सडनली यूक्रेन हमें बहुत नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। यूक्रेन में भी बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन वो जो एक सेलेक्टिव सेंसिटिविटी है वो यूक्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा है। वी स्टैंड विथ यूक्रेन। सो अपेरेंटली एक प्रोपेगेंडा भी है इन फेवर ऑफ यूक्रेन। दो व्यू पॉइंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली अचीव कर लिए हैं। जैसे एक, यूक्रेन को डरा दिया है उन्होंने, यूक्रेन के उन इलाकों पे, उस जो हमारे लुहांस्क एंड डोनेट्स्क है उस पर अपना कब्ज़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, सही है। अब यूक्रेन में ये पोजीशन ऑफ पावर में, मैं आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखा देता हूँ। तो ये पूरा इलाका जो लुहांस्क और डोनेट्स्क और लुहांस्क है, ये पूरा कब्जे में है रशिया का। उसके बाद क्रीमिया तो पहले ही कब्जे में। तो आप देखें कि जितना सी फेसिंग एरिया था, जो सी ऑफ एजोफ है, वो पूरा अब रशिया के हाथ। अब रशिया को नेवल राउट के अलावा रशिया लैंड राउट से, यानी यहाँ से आए और डायरेक्टली क्रीमिया जा सकते हैं। क्रीमिया को अब लैंड सपोर्ट भी, एक कंटिग्विटी भी क्रिएट कर दी। ये एक चीज़। एक अब यूक्रेन, पहली तो बात है कि वो उसको शामिल होने नहीं देगा, एक गारंटी ले लेगा। अगर यूक्रेन चाह के किसी तरह शामिल हो भी जाए, तो अब ये कॉरिडोर है, जो एक बफर है, वो खुद नेचुरली रशिया ने क्रिएट कर लिया अपने और यूरोपियन यूनियन के दरमियान। वो जो एक बफर स्टेट है, वो बफर छोटा हो गया है, लेकिन वो बफर मौजूद है। दिस इज़ द बफर। ये सेकंड, ऑयल प्राइसेस अभी ऊपर आ गई हैं, रशिया बड़ा एक्टिवली पुश कर रहा है। अब यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया से रूबेल में एनर्जी परचेज की बातें शुरू कर दी हैं। कहा जाता है लॉन्ग टर्म में डॉलर फॉल करेगा। सैंक्शंस आर कॉस्टिंग हेविली ऑन रशिया, बट स्टिल रशिया इन वन वे और द अदर रिकूपरेट कर जाएगा। तो पॉलिटिकल एम्स तो हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर तो एम कीव के ऊपर कंट्रोल करना था तो उसमें रशिया फेल होगी। रशिया को हैवी मिलिट्री लॉसेस का सामना करना पड़ा है। अभी आपने देखा होगा एक नेवल शिप को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया, विच इज़ अ बिग इंसिडेंट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इस साइज़ का शिप नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। यूक्रेनियन स्टैंडिंग बाय इट, पॉपुलर सपोर्ट अभी तक है रशिया की मुखालफत में। रशियन एथलीट्स और ये चीज़ें, और जो रशियन बेलारूसियन एथलीट्स हैं, इनके ऊपर कब्जा है। सॉफ्ट पावर जो है उसको असर्ट कर रहा है यूक्रेन अपनी। एट द सेम टाइम इवेंचुअली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इट्स द गेम ऑफ द नर्व्स एंड रशिया इज़ स्टिल देयर। रशिया को एक चीज़ जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ हुई है, वो ये, रशिया हैज़ to expand or had to expend a lot of money and military power and a loss of life on in this expedition, and it has costed it heavily. कितना heavily sanctions के अलावा military loss भी है, so that is yet to be assessed. However, it seems that Russia in one way or the other has at least partially achieved its goals. Following क्या negotiations जब भी होंगी, देखिए, जो no matter how lethal the war is, it has to be finally settled at the negotiation table. Let's see क्या होता है। यूक्रेन के ऊपर क्या बात होती है, फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन होती है, एक कॉरिडोर, एक बफर स्टेट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। क्रीमिया और लुहांस्क और डोनेट्स्क का क्या स्टेटस होता है, रशिया उनकी रिकग्निशन मांगता है या उनको ऑटोनमस रीजन, ये वो चीज़ें हैं जो अब बात होगी। नाउ इट सीम्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल दैट नेटो यूक्रेनियन इंक्लूजन इन नेटो इज़ ऑफ कार्ड्स एट द मोमेंट।
तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा है कि अब रशिया ये अलाउ भी करे, और शायद हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वर्ल्ड पावर्स को एग्री भी करना पड़े. सो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस. वी कवर्ड इट इन 2 episodes. I hope you got quite some insight into it. Do let me know if there are questions. Best of luck for the exams. See you again.